हेलो एवरीवन। चलो आज का एक नया टॉपिक हमारे पास है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमने आप लोगों को स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर लोड क्या होता है, कितने टाइप का होता है पढ़ाया था, बॉडी किसे कहते हैं और बॉडी कितने टाइप की होती है उसके बारे में पढ़ाया था। अब हम लोग बेटा आज जब आप लोग अपना सोम या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की बुक खोलेंगे तो उसमें एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, क्या? स्ट्रेस। तो बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होता है। वास्तव में स्ट्रेस के बारे में ये कोई नया टॉपिक नहीं हमारे लिए। स्ट्रेस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में आए हुए सुने होंगे, यार ये बंदा बड़ा स्ट्रेस में रहता है। कोई पूछता है अरे भाई कैसे, क्यों बड़े स्ट्रेस में हो? अरे यार इसकी वाली छोड़ के चली गई है तब से ये स्ट्रेस में रहता है। तो लोग समझाते हैं अरे भाई चल छोड़ के चली गई ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ उसको सुने होंगे कि बेटा उसके अंदर स्ट्रेस है। उसके अंदर स्ट्रेस कब आया? जब किसी ने उसकी मेंटेलिटी को चेंज किया, यानी बाहर से जब उसने उसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रेस कैसे आया? एक लड़का है, उसका गाल सूजा पड़ा है, वो मार स्ट्रेस के मारे उमड़ रहा है। कोई पूछा अबे भाई क्या हुआ? अरे यार मत पूछ, आज मैं उसे मार डालूंगा। अरे भाई इतना स्ट्रेस में क्यों है, बताना क्या बात हो गई? तो बोलेगा किसी ने मुझे बहुत मारा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बोलेंगे चिल, स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस मत ले, देख लिया जाएगा, उसको एक बार आने तो दे अपनी गली में, कूटेंगे बल भर। यानी उसके अंदर स्ट्रेस कब पैदा हुआ? जब किसी ने उस पर बाहर से फोर्स लगाया। आई बात समझ में? तो बेटा स्ट्रेस कब पैदा होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस चीज़ को समझते हैं और बेसिकली नॉर्मल टॉपिक के तरीके से आइए देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस को जानने से पहले बेटा कुछ चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम लोग मान लेते हैं बेटा कि ये एक रिजिड बॉडी है। क्या है ये? ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये एक रिजिड बॉडी है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर बहुत सारे लोड लगाया। क्या किया हमने? बहुत सारे लोड लगाए, यानी F1, F2, F3, हमने बहुत सारे इस पर लोड लगा दिए। लोड जब ये लगा तो आप लोग बताइए बेटा, ये लोड इस बॉडी के अंदर ये जो पार्टिकल हैं उनको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, यानी उसमें स्थानांतरण लाने की कोशिश करेंगे, उनकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, वो उसी स्टेट में बना रहना चाहती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ बेटा कि जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो जाएगा। कौन सा फोर्स? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो जाएगा, जो इस बॉडी के बाहर से लगने वाले लोड का क्या करेगा? अपोज करेगा, विरोध करेगा। अब भाई आप सबको पता है कि अगर अपोज करेगा तो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो उसी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस किसको बोलेंगे और ये पैदा कैसे हुआ। तो पहले पैदा कैसा हुआ उस पर देखते हैं। जब हम किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यह फोर्स उस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है। इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो जाता है, और ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ही क्या है? स्ट्रेस है, ठीक है। अब हमने जब इन पर फोर्स लगाया, देखिए अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये हमने क्या किया, एक बॉडी ले ली, और मैंने इस पर क्या किया, इधर की तरफ F फोर्स लगा दिया, इधर की तरफ F फोर्स। ये देखिए टेंसाइल एक्सियल लोड लगा दिया। ये क्या करेगा? इस बॉडी को ऐसे तोड़ देगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी क्या होगी? ऐसे टूट जाएगी। फोर्स लगाने से क्या हुआ? ये बॉडी हमारी टूट गई। तो ये बॉडी जब टूटी होगी तो इस लेयर पर बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, इस लेयर पर एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा हुआ होगा जो इसको रोकने की कोशिश किया होगा। लेकिन हमारा फोर्स इतना ज्यादा था कि ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो था वो उसको रोक नहीं पाया, और जब रोक नहीं पाया तो ये बॉडी क्या कर गई? डिफॉर्म कर गई, टूट गई, अपने शेप को चेंज कर ली, या इसके पार्टिकल्स के बीच आप बोल सकते हैं कि डिफॉर्मेशन हो गया। तो हम इस टॉपिक में बस यही समझेंगे। क्या समझेंगे? स्ट्रेस क्या होता है?
जब किसी बॉडी पर बाहर से हम फोर्स लगाते हैं तो यह फोर्स उस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है। इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए उस बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है जिसको स्ट्रेस कहते हैं। और इस स्ट्रेस को बेटा स्मॉल पी से, स्ट्रेस को स्मॉल पी से नोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे ये क्या, ये तो हमें प्रेशर की यूनिट दिखाई दे रही है। वही है बेटा, ध्यान रखिएगा कि हम देख रहे हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस इज इक्वल्स की भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी स्ट्रेस इज इक्वल्स होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो स्ट्रेस को F अपॉन ए से इसका फॉर्मूला होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की भी यूनिट होती है, लेकिन स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि प्रेशर जो होता है बेटा ना वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से लगता है। जैसे मैंने हवा लिया तो हवा जो है मेरे पेट को बाहर की तरफ धक्का मारी तो ये इंटरनल प्रेशर हो गया, और एटमॉस्फेयर में है तो हमारे ऊपर गैसों का भी तो प्रेशर है, तो ये एक्सटर्नल भी प्रेशर हो गया। तो इसलिए हम इसको स्ट्रेस नहीं बोलेंगे। आई बात समझे, स्ट्रेस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर पैदा होता है, बाहर कभी नहीं पैदा होता है। और कब पैदा होगा, जब उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा करके उसके पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। आप भी देख लीजिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप तब तक स्ट्रेस में नहीं आते हैं या आप तब तक, स्ट्रेस को आप गुस्सा मानिए, आपको गुस्सा तब तक नहीं आता है जब तक कोई बॉडी या कोई व्यक्ति आपके ऊपर फोर्स लगा करके आपको गुस्सा ना दिलाए, यानी आपके में कोई आदमी चेंजिंग लाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहते हो भाई कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज मुझे कॉल मत करा करो, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, और वो क्या कर रहा है, बार बार फोन पे फोन किए जा रहा है, और ऊपर से तुमसे कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम फ्री रहते हो लेकिन कॉल वॉल करते नहीं हो। मैं उसे क्या प्रूफ दूं, 100 बार समझाया, 20 बार समझाया, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं होता। अब मेरे अंदर बड़ा स्ट्रेस है, गुस्सा आ जाता है मुझे। तो ये गुस्सा कब आया, जब किसी ने मुझे बाहर से फोर्स किया, तब मेरे अंदर इंटरनल चेंजिंग हुई, ठीक है। अब उस इंटरनल चेंजिंग को रोकने के लिए गुस्सा पैदा हुआ। अब वो गुस्सा कैसे निकला वो आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे निकाल लेना, लेकिन बस बात याद रखना बेटा कि स्ट्रेस जो होता है वो किसी बॉडी के अंदर पैदा होता है, और जब हम बाहर से उसको फोर्स लगा के उसके पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं तब। अब बढ़ते हैं कि ये स्ट्रेस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आप खुद सोचिए बेटा कि आप बॉडी पर फोर्स कितने तरह से लगा करके उसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी बॉडी में टेंशन खींच करके भी उस पर उनके पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन पैदा कर सकते हैं। आप उस बॉडी को दबा करके भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा कर सकते हैं। तो भाई खींचने की वजह से अगर डिफॉर्मेशन हुआ तो वहां पर भी स्ट्रेस आएगा, और कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आप बॉडी पर कंप्रेसिव लोड लगा करके उसके पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन लाना चाहते हो तो वहां पर जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब अगर आप किसी बॉडी पर बेंडिंग फोर्स लगा करके, लोड लगा करके उसको बेंड कर रहे हो तो उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। अगर आप किसी बॉडी को काट करके उसके पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन ला रहे हो, सीयर करने की वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो वहां पर सीयर स्ट्रेस पैदा होगा। तो आइए एक एक टॉपिक को जरा समझते हैं कि कौन सा टेंसाइल स्ट्रेस कब पैदा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस कब पैदा होगा, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस कब पैदा होगा, सीयर स्ट्रेस कब पैदा होगा। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं। स्ट्रेस आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगला टॉपिक हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक मैं ले रहा हूं यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं। ये हमने क्या किया, एक छत ले ली और छत से हम लोगों ने क्या किया, इस पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इस पर
हमने इस पर क्या किया, कंप्रेसिव लोड लगाया। कौन सा लोड लगाया बेटा, कंप्रेसिव लोड। जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैंने क्या किया, ये एक रॉड ले ली, हमने क्या किया बेटा, एक ये रॉड ले ली और रॉड के ऊपर हम लोगों ने ये कौन सा लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड। जब हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं बेटा, तो अब आप बताइए कि ये कंप्रेसिव लोड क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है उनको दबाने की कोशिश करेगा, और जब दबाएगा तो उनके पोजीशन में चेंजिंग आएगी, उनमें डिफॉर्मेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इसके अंदर एक अपोजिट फोर्स पैदा होगा, यानी रेजिस्टिव फोर्स पैदा होगा। तो अगर ये कंप्रेसिव के हैं तो वो कैसा होगा, टेंसाइल होगा, और वो इस बॉडी के अंदर पैदा हुआ। वो कब पैदा हुआ, जब हमने बाहर से फोर्स लगाया, लोड लगाया, तो अंदर इसके लगाने से जो पैदा हुआ उसी को तो बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या लोड। वो कौन सा, उसको क्या स्पेशल नाम उसका क्या है, स्ट्रेस। यानी कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो पार्टिकल्स को दबाने की कोशिश करेगा, इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा वो इस दबाने का विरोध करेगा, वो टेंसाइल पैदा होगा। तो इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस। समझ में आ गई बेटा। अगर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसका उल्टा देखते हैं बेटा। हमने क्या किया, ये एक बॉडी ले ली, ये हमने फिर एक रिजिड छत ले ली, उसमें फिर हमने एक दूसरी रॉड को लटकाया, ध्यान से देखिएगा। और अब हमने क्या किया, इस पर नीचे की तरफ एफ फोर्स लगाया। ये जो एफ फोर्स आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस रॉड को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जब इस रॉड को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब दूर भी गए तो इन पार्टिकल्स के बीच डिफॉर्मेशन हुआ, और कौन सा लोड लगाने से, टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड लगाया, तो ये इसके पार्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर भाई एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होगा जो दूर जाने का विरोध करेगा, यानी वो दबाने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बेटा इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आगे बात समझ में। तो टेंसाइल लोड लगाने से कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव लोड लगाने से टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है बेटा, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट पैदा होता है, ठीक है ना। अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा वो टेंशन का पैदा होगा। अगर आप किसी रॉड में टेंशन पैदा कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा वो कंप्रेशन का पैदा होगा। आई बात समझ में। अब चढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, डायरेक्ट या बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं और अगले टॉपिक पे बढ़ता हूं, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। अगला देखते हैं डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है बेटा, सपोज करिए हमारे पास क्या है, ये एक बीम है। देखिएगा आप जैसे जैसे आपको टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे सारे लोड फील करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग ना। हमने क्या किया, ये सिंपल सपोर्टेड एक बीम ले लिया और ये इसकी एक्सिस हो गई। अब जब हमने इस पर लोड लगाया बेटा, तो आप लोग बताइए, जो मेरी पहली वीडियो देखा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा हमने लोड लगाया इसके ऊपर। हमने इसके ऊपर ये लोड लगा दिया। तो बेटा आप सबको पता ना कि ये ट्रांसवर्स लोड है। अब ये ट्रांसवर्स लोड जब हमने लगाया तो इस बीम को क्या कर देगा, ऐसे बेंड कर देगा। जरा ध्यान दीजिएगा, वो क्या करेगा, इस बीम को ऐसे बेंड कर देगा। तो अब हमने क्या किया, इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगा वो उस बेंडिंग का अपोज करेगा, ठीक है ना। तो उसके उसी स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। अब आप लेकिन इसकी डिफिनीशन ऐसे तो दे नहीं सकते, तो आप कैसे डिफिनीशन लिखेंगे एग्जाम में अगर आया तो, कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है कि जब किसी बीम के ऊपर, जब किसी रॉड के ऊपर, जब किसी बॉडी के ऊपर हम ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं
तो वो उस बॉडी को बेंड करने की कोशिश करता है या बेंड कर देता है। जब बेंड करेगा तो इस बेंडिंग का अपोज करने के लिए उस बीम के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिव बेंडिंग फोर्स जनरेट होगा। इंटरनल रेजिस्टिव बेंडिंग फोर्स या लोड जनरेट होगा जो इस बेंडिंग का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उसी इंटरनल रेजिस्टिव बेंडिंग फोर्स को क्या बोला जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग की वजह से जो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर ये बेंडिंग स्ट्रेस था तो ये डायरेक्ट क्यों लिखा है आपने। डायरेक्ट बेटा क्यों लिख देते हैं कि जरा ध्यान से समझना। अगर हम बीम को इस तरह से बेंड करते हैं तो इस एक्सिस को, अगर मैं इसको एक्सिस बोलूं तो एक्सिस के ऊपर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, वो दबी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक को अगर मैं ऐसे मोड़ रहा हूं बेटा तो देखिए इसकी जो नीचे वाली लेयर है वो तो खींच रही होगी, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली जो लेयर है वो दब रही होगी। यानी जरा ध्यान दीजिएगा कि बेंडिंग होने पर इस बीम की ऊपर वाली लेयर में तो कंप्रेशन हुआ, दबाव हुआ, लेकिन नीचे वाली लेयर में टेंशन पैदा हो गया। तो बेटा ऊपर तो हो गया बेंडिंग की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस, और नीचे वाले में टेंशन की वजह से सॉरी गलती मैंने बोल दी, ऊपर तो ये बेंडिंग और नीचे हुआ है टेंशन। अब आप जरा बताओ, इस बेंडिंग को रोकने के लिए इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, और इस टेंशन को रोकने के लिए इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, जो कि दोनों ये जो स्ट्रेस पैदा हुआ है वो बेंडिंग की वजह से हो रहा है। तो बेटा बेंडिंग जब होती है किसी बीम की तो उसके अंदर टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों लोड ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं दोनों स्ट्रेस को मिला करके डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। यानी बेंडिंग की वजह से, मैं फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूं कि बेंडिंग की वजह से क्या होता है, किसी बीम के अंदर टेंशन और कंप्रेशन दोनों पैदा होता है, जिसके अपोज में इस बीम के अंदर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं, और इन दोनों एक साथ पैदा होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा शियर स्ट्रेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है, चलिए देखते हैं अगला शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा, मैं फिर वही एग्जांपल लेता हूं जो आप लोगों को पहले वीडियो में समझाया था कि हमने क्या लिया, ये एक प्लेट ले ली, दूसरी प्लेट ये ले ली, और आप लोग अगर ड्राइंग पढ़ेंगे तो पता है ये ओवरलैपिंग जॉइंट है। ओवरलैप जॉइंट में हमने क्या किया बेटा, यहां पर एक रिबिट लगा दिया, और रिबिट लगाने के बाद बेटा हम लोगों ने क्या किया, इस वाली प्लेट पर इधर की तरफ F फोर्स लगा दिया, और इस वाली प्लेट पर इधर की तरफ फोर्स लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने ये जो दोनों फोर्स लगाया है, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस प्लेट को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। सपोज करिए ये दोनों प्लेट थे ऐसे, और जब मैंने इनको क्या किया, ऐसे खींचा, तो ध्यान रखिएगा जो रिबिट यहां लगी थी वो कट जाएगी। तो अब आप जरा ध्यान से सोचिए, जब आप ये लोड लगा करके खींच रहे हैं तो रिबिट यहां से कटेगी, तो भाई एकाएक तो कटती नहीं है। भाई आप लोगों को भी पता है कि जब आप लोड लगाते होंगे तो एकाएक तो ये कटती नहीं है। यानी इस कटने का अपोज करने के लिए, यानी रिबिट अगर कट सकती है तो रिबिट के कटने का अपोज करेगा, इसके अंदर एक लोड पैदा हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अब वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स किसका अपोज कर रहा है, शियर का अपोज कर रहा है, क्योंकि यहां पर शियरिंग पैदा होगी जब हम ये दोनों फोर्स लगाएंगे दोनों प्लेटों में, और हमारी ये जो रिबिट है वो बहुत ही स्मूथ है, तो इसमें शियरिंग होगी। तो इस शियरिंग को रोकने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, और उसी स्ट्रेस को बोलेंगे क्या, शियर स्ट्रेस। यानी शियर स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जो किसी बॉडी के अंदर होने वाले शियर का अपोज करता है। तो इस तरह से बेटा स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस हमारा कंप्लीट हुआ।
अगले टॉपिक में मिलते हैं बेटा स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक होगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगर आप जेईई का एग्जाम भी देंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटेक्निक सिलेबस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर आल्सो। ठीक है, तो आप लोग बेटा प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए और सिविल और मैकेनिकल का एक ग्रुप बना करके उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो कौन सी ये बुक है, सीएम वर्मा की जो बुक है, चाहे वो सार्थक पब्लिकेशन की हो चाहे भारत भारती पब्लिकेशन की हो, वो दोनों बुकों को आसानी से कर सकता है, क्योंकि उन दोनों बुकों में यही सारे टॉपिक हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक, ये दूसरा हमारा वीडियो था। तीसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसके बारे में, स्ट्रेन के बारे में। थैंक यू सो मच।